अस्सलाम वालेकुम। ये नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड की आवाज़ है। आज आप जो किताब सुन रहे हैं उसका नाम है बहाव। इसके मुसन्निफ हैं मुस्तंसर हुसैन तारड़ और आवाज़ लुबाबा हैदर की है। इस किताब के लिए हमसे ताउन किया है क्रस्ट ने। एपिसोड 2। बूटे की जड़ों में मिट्टी कम हो रही थी और उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी। उसका वजूद कपकपा रहा था और बारिश मूसलाधार बरसती जा रही थी। पत्थरों की ऊंचाइयों से भी ऊपर बरसते पानी के जर्रे सफेद धुएं की शक्ल में फैल रहे थे और नीचे बूटे, झाड़ियां और घास अपने आप को जाहिर कर रहे थे कि उनके आसे पासे और बीचों बीच पानी बह रहा था। यहाँ इस ऊंचाई पर रुख न थे जो पानी की राह में रुकावट बनते, वो कहीं नीचे थे और वहां भी मेघ बरस रहा था। जहां कहीं चट्टानें थी वहां पानी एक गहरे शोर से गिर रहा था, मगर जहां पत्ते और घास थी वहां उसकी आवाज कम हो जाती थी। अलबत्ता गिरा हुआ पानी एक हल्की सी गूंज के साथ पत्थरों और टहनियों के बीच पगडंडियां बनाता बह रहा था और हल्की नम पुरशोर तारीकी थी। न दिन था न रात, बस मेघ था जो लगातार गिर रहा था और कई दिन और कई रात से मुसलसल गिर रहा था। बूटों की जड़ों में मिट्टी घुलती जाती थी। सिर्फ इस बूटे को सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही थी और उसी का वजूद कपकपा रहा था, वरना उसकी नस्ल के दूसरे बूटे इस बेपनाह बौछार को सह रहे थे, क्योंकि वो सब इकट्ठे एक हुजूम में थे, करीब करीब निछड़े हुए, अपनी जड़ों में नमी महसूस करते हुए और अपने वजूद के साथ जोर लगाते, धकेलते पानियों को झुककर राह देते हुए। वो सब महफूज थे क्योंकि एक गिरोह में थे और उनके पांवों की मिट्टी अगरचे गीली हो रही थी, लेकिन उसके बह निकलने का इम्कान कम था। और वो जिसकी जड़ों में मिट्टी बह निकलने को थी, जानबूझकर अपने गिरोह से अलग नहीं हुआ था। कोई परिंदा था जो इन ऊंचाइयों पर भी आ गया और उसकी बीट एक बुलंद चट्टान पर गिरी। पत्थरों के बीच हवाओं ने थोड़ी सी मिट्टी जमा कर दी थी और उस मिट्टी में वो बीट गिरी। उसमें उसका बीज था जिसे बर्फों ने ढांका और वो जिंदा रहा, मगर सोया रहा। और फिर रुत बदलने पर अपनी ही गर्मी से बर्फ पिघलाकर फूटा और सिरमौर की इस चट्टान पर दिखाई देने लगा। शुरू में जब हर पासे तारीकी थी और तारीकी पानियों पर तैरती थी, तो कायनाती ताकत ने कहा कि रोशन हो जा, और देखो वहां रोशनी थी। तो उस बूटे ने सबसे पहले रोशनी देखी, जबकि उसकी नस्ल नीचे गहराइयों में तारीकी में थी। अब उसकी जड़ों में मिट्टी कम हो रही थी। चट्टान पर गिरते सारे पानी का बहाव उसकी तरफ था और वहां मिट्टी बहुत कम थी और घुल रही थी और उसका वजूद कमला रहा था और एकदम तारीकी फिर पानियों पर तैरने लगी। उसके पत्तों और निचड़ती हुई टहनियों ने पहली बार अपना माथा चट्टान की सख्ती पर गिरता हुआ महसूस किया और उसके बाद जड़ों के गिर्द सिर्फ हवा गर्दिश में थी। टूटा गिरा तो रुकावट हुआ और बहते पानी उसके बीचों बीच रास्ता बनाने लगे, फिर उसे धकेलने लगे और फिर उसका इख्तियार खत्म हुआ और वो बरसते पानी के बहाव का एक हिस्सा बनकर अपने घर से नीचे आने लगा। उस हल्की पुरुष और तारीकी में जो दिन था और न रात, उसने अपने आप को डूबते महसूस किया, फिर उभरते और फिर बेख्तियार होते और नीचे ही नीचे जाते, पत्थरों पर अटकते हुए नीचे उतरते या गिरते हुए। और पानियों की पगडंडियां उसके आसे पासे रवा थी, जो कभी उस रास्ते में आकर गिरती जिसमें वो बहता था और कभी उससे जुदा होकर दूर निकल जाती। एक पहर का सफर पूरा हुआ तो तारीकी हल्की होने लगी, मगर शोर बढ़ता गया। इस शोर में कोई बोलता था, शायद वही जिसने कहा था कि रोशन हो जा। वो बर्फ की सफेद चट्टान के नीचे से गुजरा जो उसके रास्ते पर यूं झुकी थी कि जरा और झुकती तो रास्ता रोक लेती। अगर ये रास्ता रुक जाए तो क्या होगा। दूसरे पहर तारीकी फिर गहरी हो गई और पानी घने रुखों के सफेद तनों के गिर्द लिपटता हुआ बह रहा था। ये रुख सिर्फ उसी ऊंचाई पर होते थे और उनके तने और टहनियां बर्फ ऐसे सफेद थे। उनके पत्ते छोटे छोटे थे। पहाड़ की ढलान पर उनका जंगल जिंदा लगता था और पानी शोर करता उसमें से नीचे आता था। इन सफेद रुखों के आखिर में वो पहाड़ों से हमेशा के लिए अलग हुआ और पानी की दीवार में चुना हुआ एक बड़ी ऊंचाई से नीचे हवा में गिरने लगा और देर तक गिरता चला गया। जब उसका माथा एक बार फिर पत्थरों से टकराया तो उसकी कोमल टहनियां और बहुत सारे पत्ते उससे अलग होकर किसी और जानिब बह गए और वो खुरची हुई शाखों और रगड़ खाए पत्तों समेत एक बड़ी नदी का हिस्सा बन गया। सरस्वती, जो बड़े पानियों की माँ है और सातवीं नदी है, उसके पानी आते हैं शानदार और बुलंद आवाज में चंगाड़ते हुए। मैं अभी रुका नहीं था, लेकिन तारीकी छट रही थी और वो उस नदी में बेख्तियार बहता जा रहा था, जो ऊंची चट्टानों से सर टकराती एक आंधी की तरह बह रही थी। और वो अपने जोर से कमल के डंठल उखेड़ती है और अपनी ताकत वाली लहरों से पहाड़ों के किनारे तोड़ती है। ये भी जाने कितने पैरों की मुसाफत थी। और फिर एक पैर उसे लगा कि उसके नीचे पथरीले गेटों के बजाय रेत बिछ रही है और रगड़ का शोर कम हो रहा है। अब उसके वजूद को पानी धकेल नहीं रहे, बल्कि अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तब उसकी एक शाख पानी की गहराई में से हल्की होकर ऊपर बहाव में से उभरी और उसके छिले हुए पत्तों पर धूप लश्की। और देखो वहां रोशनी थी और उसमें पानी चमकते थे। और वो एक जोरावर नदी है,
जो पवित्र दिमागों को अपनी रोशनी से रोशन करती है। और उस रोशनी में पानियों के बहाव पर झाग पानियों के सफेद परिंदों की तरह तैर रही थी। उनके पीछे वो जगह जहां से वो गुजर कर आए थे, वहां से पानियों के बोलने की हल्की आवाज चली आती थी। बूटे के अकड़े हुए और ठिठरे हुए वजूद पर पहली बार नर्म रुत की हवा चली। पानी भी थकावटों से शराबोर अपने आप को हमवार करते हुए फैला रहे थे और पसार रहे थे। यहाँ कोई रुकावट ना थी और ये सफर कई दिन और कई रात का था, क्योंकि यहाँ दिन भी था और रात भी थी। सूरज निकलता तो मध्यम गर्माहट पानी में उतरती और वहां तक जाती जहां ठंडक उसे रोक न देती। अंधेरा आता तो ठंडक उठती और पानी के ऊपर तक चली जाती और वहां रात होती। यूं तो रास्ते में बेअंत धारे उसमें शामिल होकर उसे बड़ा करते रहे, लेकिन एक रात पानियों के बहने की आवाज दो चंद हुई। कोई और पानी थे जो अगरचे अलग थे लेकिन उसके करीब, उसके साथ साथ चल रहे थे। सवेर तक वो ऐसे ही चलते रहे। फिर एक मकाम पर वो आए और एक दूसरे के अंदर तक चले गए और बूटे के तन को पता चलता रहा कि यहाँ मिलाप हो रहा है। उसके बाद वो एक बहुत बड़ी नदी का हिस्सा था जो मैदानों में फैलकर बहती थी। उसके किनारे बस्तियां थीं जिनके घाट उसके सीने में उतरते थे, पर ये लंबे फासलों के बाद आती थी। फिर कई पहर की मुसाफत हुई और एक बार फिर रुत बदलने लगी, गर्म होने लगी। नदी के पानियों में ठंडक कम होती चली गई। नीचे जहां रेत थी गर्मी वहां तक पहुंचने लगी और पानी यूं भी पहले से घटने लगा, क्योंकि सूखी फिजा के सांस उसे चूमने लगे। सूरज की तपिश उड़ाने लगी। बहाव पर भाप धीरे धीरे उठती थी और पानी कम होता था। नदी के ऊंचे किनारे दूर होते जा रहे थे और पानी से मट रहे थे। बूटे का वजूद अब सुख चैन से बहता था। बुलंद किनारों से परे चंद छप्परों की एक बस्ती थी और उस समय सूरज डूबने को था। पानी के दो परिंदे बहाव के ऐन ऊपर जैसे ठहरे हुए थे। वो तेज आवाज में बोलते जाते थे और बूटा अटकता व बहता चला जा रहा था। पारोशनी के पानी में डूबे हुए जुस्से के साथ जैसे कोई सरसराता सांप लिपटा, एक डर की हिचकी उसके मुंह से निकली और वो नोकदार कानों वाले स्याह बिल्ले की तरह ठिठकी। उसके वजूद पर खौफ से कांटे उभरे और वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। उसके उभारों पर ठहरा पानी दरिया में शप शप गिरा। वो सरसराती हुई शय उसके पैरों में लौट रही थी। वो झुकी और डरते डरते पानी में पांव के गिर्द हाथ फेरा। सिर्फ एक टहनी थी, चंद पत्ते, और छिली हुई और कई दिन और कई रात के बहाव से बेजान होती हुई। सिल्मा! पारोशनी की आंखें खुश खुश फैल गई। सिल्मा! उसने उधर को जिधर से ये बूटा आया था आंखें मीच कर देखा। दरिया किसी बुढ़िया के सीने की तरह हमवार था। पारोशनी नजरें जमाए खड़ी रही और देखती रही और बहुत देर तक देखती रही। और तब उसने बहुत दूर मुट्ठी भर सफेद झाग को देखा जो डोलती डोलती उसकी तरफ आ रही थी। उसके पीछे दो मुट्ठी झाग थी और उसके पीछे। वो फौरन नीचे बैठी और कान पानी के बहाव के साथ लगाकर पूरे बदन से सुनने लगी। हाँ, मध्यम सी आवाज थी। दरिया बोल रहा था। बड़े पानी आ रहे थे। वो एक स्याह हिरन की तरह पानी को कूद कूद कर फलांगती किनारे पर गई और सरोटों वाले रास्ते पर चलती हुई बस्ती की तरफ मुंह कर लिया। पानी मिट्टी पर उसके पांव के निशान बनाता था और वो चलती थी। समरों ने अंगूठे और उंगली में भींचे पीपल के पत्ते ऐसी शक्ल के सफेद मंके को देखा जिस पर स्याह धब्बों की गोल और तिरछी लकीरें थी। ये मनका मैंने, समरों ने बनाया है। उस पत्थर के ढेर में से एक टुकड़ा लेने के लिए मैंने कितने दिन पसीना टपकाया और धूप में जुस्सा जलाया जो पकली के आवे से परे रुखों के करीब खड़ा है। वो पत्थर का ढेर वहां ना होता तो मैं क्या करता? मैं ये टुकड़ा वहां से तोड़कर लाया और फिर उसे आरी से काटा, तेज धार से उसकी शक्ल बनाई, खुरचने से उसे रगड़ा, फिर उसे खार में डुबोकर गर्म किया तो ये सफेद हुआ। इसकी सफेदी पर मैंने कितने सांस रोककर सुई की मदद से आग पानी के साथ स्याह शक्लें बनाई। ये किसकी शक्लें हैं? ये क्या सूरतें हैं जो मैं इन पत्थर, मिट्टी और सोने चांदी के मनकों और चौकोर मोहरों पर बनाता हूं? ये कहां से आती हैं? यही शक्लें, यही मूर्तें इस बस्ती में कब से बनती आई हैं? जब से मैं हूं, जब से मेरा बीज इस जमीन पर उगा। लेकिन मेरा बीज सबसे पहले पहल इस जमीन में किसने उगाया? पहला कौन था? उसे कौन लाया? उसे ये मूर्तें किसने सिखाई? नानकों ने? किसने? और जब मेरे अंदर का सांस हमेश के लिए बाहर जाकर दरिया पार होगा और मैं ठंडा हो जाऊंगा और मुझे भी एक मर्तबान में डालकर जमीन में रखाएंगे, तो फिर ये शक्लें और मूर्तें कोई और बनाएगा। कब तक? कब तक ये मन का इस बस्ती में रहेगा? फिर किधर जाएगा? मेरी तरह मिट्टी में। और फिर बेअंत दिन रात के बाद जब सूरज तो होगा, ये दरिया भी होगा, बस्ती भी शायद हो सकता है कोई बड़े पानी के आने से पहले अपनी जमीन खोदे तो नीचे मेरी तरह दबा हुआ ये मनका उसे मिले। वो कैसा होगा जिसे मनका मिलेगा? मेरे जैसा या कोई और?
और वो कैसे जानेगा कि मन का, जिस पर मैंने इतने पसीने बहाए हैं और धूप जला हूं, मैंने बनाया है, सुमरो ने बनाया है। सुमरो ने पत्थर के एक टुकड़े को आग पानी में डुबोया और मन के एक कोने में एक शक्ल बना दी। अब जो कोई भी देखेगा वो जान जाएगा कि ये सुमरो ने लिखा है और ये उसी ने मन का बनाया है। पारोशनी मगन चलती थी और सूरज डूबने को था। सुमरो की आंखों ने उसे देखा, ये रुकेगी, पर वो नहीं रुकी। हे पारोशनी, सुमरो ने हेक लगाई, रुक, तेरे पीछे तो जैसे बड़े पानी आते हैं, ऐसे चलती है। वो रुकी। सुमरो से देख रहा था। उसका चेहरा पारोशनी का डोबो पानी जैसा था, ऊपर से हमवार और नीचे से गहरा और डोबो। पता नहीं उसकी गहराई में क्या था। वो उसके पास हुई और झांझा रखने के बाद बैठ गई। उसके कपड़े अभी तक खुश्क नहीं हुए थे। वो जिस जगह बैठी थी वो गीली होने लगी। मेरा जी कहता है कि मैं भी खेत का काम करता, अब तक खोद के बीज डाल अपने जुस्से को ढील देता और चैन से कामकाज के बगैर रहता, तेरी तरह। जो काम तू करता है वो हम में से कौन है जो कर सकता है? पारोशनी मध्यम होकर बोली, पर इस बार तो देर हो रही है, पानी ना बरसा है और ना उधर से आया है। सुमरो ने दरिया को वहां तक देखा जहां तक देख सकता था। बड़े पानी ना आए तो क्या होगा? पता नहीं, पारोशनी बोली, पर उसने तो आना है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि ना आए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और तब सुमरो ने देखा कि उसकी मुट्ठी एक गीली और छिली हुई टहनी पर बंद है, जिसे वो कुछ छुपाकर पीठ के पीछे रखती है। ये बूटा कैसा है? पतली के लिए है, मोड़ते और लेटने के लिए टहनी है। वो शताबी से बोली, बड़े पानी ऐसे नहीं थे कि किसी को सुनगुन हो, पता चले कि आ रहे हैं और वो दूसरों को बताता फिरे, बस्ती में बोलता फिरे। इस तरह तो वो वापस चले जाते हैं। ऐसा ही होता था। जिसे भी पता लगता था वो चुप रहता था, और जब वो आते थे और किनारों से निकलकर खेतों को बहते थे, तब सभी को आपोआप पता चल जाता था। और फिर बस्ती में कोई ये कहता था कि इस बार सबसे पहले मैंने जाना है कि ये आ रहे हैं, पर मैं चुप रहा। और इस बार पारोशनी की बारी आ गई थी। उसने तब तक नहीं बोलना था। पानी का बूटा है? सुमरो ने आगे होकर फिर पूछा। नहीं। वो उठने लगी। वरचन पता नहीं आए कि ना आए। पारोशनी बैठ गई। ये मन का मैंने अभी बनाया है, तुझे चाहिए तो रख ले। पारोशनी ने कच्ची दीवारों और सरोट की छत वाले उस छप्पर को देखा जो सुमरो का घर था, और काम काज का ठिकाना भी। वो सिर्फ मनके और मोती नहीं बनाता था, बल्कि मोहरे भी घड़ता था और दरिया की सीपियों पर बेल बूटे भी खोदता था। एक बार ऐसा हुआ कि किसी दूर की बस्ती से कोई औरत आई जो हंसती बहुत थी। वो इधर आई और आकर कहने लगी कि सुमरो कहाँ है? कौन है? मैं उससे सीपियों के गहने लूंगी। हाँ, सुमरो जैसा बस्ती में और कोई ना था। उसकी मोहरों पर परिंदे, हिरन और दरिया के जानवर जैसे करवटें लेते और उडारियां मारते थे। वो सचमुच के दिखते थे। बस्ती के लोग इन मोहरों को बाजुओं पर बांधते और अपने छप्परों की दीवारों के साथ लगाकर देखते। वो खेती करने के लिए पत्थर से कुदाले और कस्सिया भी बना लेता था। सुमरो की हथेली उसके सामने खुली थी और उस पर वो सफेद मन का धरा था, जिस पर स्याह धब्बों की गोल और तिरछी लकीरें थी। रख ले। सुमरो ने फिर कहा, फसल पकने पर मैं खुद ले लूंगी। वो बोली, फसल तो पक गई है। सुमरो ने कहा, और उसका चेहरा भी डोबू पानी ऐसा ही होने लगा। ऊपर से सुख चैन और नीचे पता नहीं, यम के कुत्ते मुंह खोले हुए। सुमरो हमेशा अजीब अजीब बातें करता था। वो कहता कुछ था और उसके अंदर कुछ और होता था, और ये कुछ और उसके चेहरे पर होता था। यूं पारोशनी उसे सुनती कम पर देखती ज्यादा थी। उसे वो इतना ही अच्छा दिखता जितना कि वर्चन। तू वर्चन के लिए दिन गुजारती है और रात सोती है, पर वो भी तो मैं हूं। हाँ, तुम वही तो हो, पर वो आ जाए तो। पेंडा बहुत बड़ा है पारोशनी। पहले तो उसे घाघरा के साथ साथ शुत्री दरिया तक जाना था, और फिर जहां ये मिलाप करते हैं वहां से शुत्री के दूसरे पासे जाकर सिंधु की तरफ और मोहनजोदड़ो। वापसी पर शायद वो हरियोपिया भी जाए। ये बहुत बड़ी बस्तियां हैं, हरियोपिया और मोहनजोदड़ो। हाँ, कितनी बड़ी? सुमरो ने पहली बार अपने मोटे होठों को ढील दी तो उसके दांत लचके। मैं तो गया नहीं, पर वो जरूर हमसे बहुत बड़ी बस्तियां हैं और बहुत दूर हैं, और मैं जाऊंगा भी नहीं। जो बूटा उखड़ गया वो सूख गया। मेरी हरियाली यहीं पर है। और वर्चन? वो तो लौटेगा। उसके अंदर अमन नहीं। वो एक जगह रहे तब सूखता है। लेकिन सुमरो, तूने उसे भेजा था। तूने आप ना, मेरा तो बहाना था। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैं तेरे लिए वहां से ऐसी चीजें लाऊंगा जिनसे मनके और मोहरे ऐसे बनाएगा जैसे कभी ना बनाए हों। मेरा तो बहाना था। कहता था कि सुमरो, मैं तेरी मोहरे और सीपियां उधर को लेकर जाता हूं
और उन्हें बताता हूं कि हमारे पास तू है, और एक पोटली भर कर ले गया। हमारी बस्ती का कोई नाम क्यों नहीं? पारोशनी शायद कहीं और थी, जहां भांत भांत के लोग हों, अंदर के बाहर के, और जहां अमन ना हो वहां नाम रखते हैं, और जहां लोग बस्ती ना हो वो नाम रखते हैं। हम तो खुद बस्ती हैं। हम यहां ना हो तो वहां बस्ती होगी, तो नाम क्यों रखें? और ये बस्तियां बड़ी कैसे बन जाती हैं? इन्हें हम बड़ा बनाते हैं, छोटी बस्तियों वाले। हमने घाघरा के किनारे जो कुछ बनाया, उन्होंने उसकी सुनगुन पाकर वहां यही कुछ बड़ा करके बना दिया। ये चौकोर मोहरे वो कहां बनाते थे? उधर घाघरा की बस्तियों के मेरे जैसे वहां गए तो उनको सिखाया। ये बर्तन और खेती करने के ढंग इधर से गए। बीज यहां का था और फूटा वहां जाकर, और रुख उनके सरों पर छाया बना। पर उन बस्तियों वाले हम जैसे नहीं है पारोशनी। सिंधु में बड़ी बड़ी कश्तियां तैरती आती हैं, बहुत दूर की बस्तियों से। जिधर सूरज डूबने को जाता है उधर के लोग वहां आते हैं, और मोहंजो वाले ऐसी चीजें पास रखते हैं, और अगर हम नहीं जानते तो क्या है? पारोशनी एकदम बिफर गई। जो कुछ यहां है, हमारे पानियों, खेतों और रुखों में, उनके सिवा मेरा जुस्सा तो और कुछ नहीं मांगता। क्या सब कुछ जानना जरूरी है? जितना जानोगे इतना उखड़ोगे। मैं भी इस बस्ती से परे कभी नहीं हुई और ना कभी होंगी। मेरे घर में जो कुआं है, उस कुएं से मीठे और ठंडे पानी और कहां होंगे समरो? हो भी तो वो हमें मीठे नहीं लगेंगे। समरो ने हड्डियों के टुकड़ों, पत्थरों और मिट्टी के ढेलों में से एक और मनका उठाया और उसे वहां रख दिया जहां पारोशनी बैठी थी। मनके ने एक प्यासी जुबान की तरह नमी को चूसा और उसका रंग धीरे धीरे सुर्ख होने लगा। ये क्या करता है? पारोशनी डरी और खड़ी हो गई। समरो ने मनका उठा लिया। बहुत दिन हुए, इतने दिन कि अभी तू भी नहीं थी और मैं भी नहीं था, तो इधर बैलों पर सवार कुछ लोग आए थे जिनके पास ऐसी चीजें थी जो हम नहीं जानते। मेरी मैया ने सुर्ख सालू देकर उनसे मनका लिया था। पानी में डालने से रंग बदलता है, तो इसे परे रख, मेरे पास ना ला। समरो ने उसे परे धकेल दिया और उस मनके को उठाया जिस पर वो काम करा था। पर ये वाला तो मैंने खुद बनाया है, कि रख ले। फसल पकेगी तो रख लूंगी। नहीं, इसके लिए मुझे तेरी टोपा भर कनकनी चाहिए। ये तू वैसे ही रख ले। बाजू पर बांध ले, ढोली के तौर पर बांधूंगा मैं। पारोशनी ने उसका जोर वाला स्याह हाथ अपने बाजू की तरफ बढ़ते देखा तो उसकी आंखों में पूरे बदन के ढह जाने का संदेशा स्याह हुआ। सुमरो ने सिल्मा के रेशों से बटी हुई रस्सी के साथ मनका उसके बाजू पर कस दिया। वर्चन आ जाएगा। समरो मुस्कुराया। मैं जाती हूं। वो मनके पर हथेली रखकर बोली। रस्सी मांस में घुब रही थी। पता नहीं बड़े पानी कब आएंगे। समरो पारोशनी से परे दरिया के बहाव पर था। पता नहीं। वो जाने लगी तो रुकी। सुमरो, तू अब भी सौदे में चलता है? देखता है। समरो का चेहरा फिर से डोबो पानी की तरह सिलवटों के बगैर पधरा हो गया। हाँ, पर सचमुच तो नहीं चलता, लेकिन सचमुच देखता हूं बहुत कुछ। इस रात क्या देखा? इस रात तो कुछ नहीं देखा। नींद में ऐसा डूबा कि सवेरे बाहर आया। जो कुछ देखता हूं तुझे बता देता हूं। वो मुड़ी। उसकी पीठ समरो की तरफ थी। ठहर। समरो ने अपने आप में गुम होते हुए कहा। पारोशनी रुकी। वो जानती थी कि अब समरो वो कहेगा जो कोई और नहीं कहता। समरो ने आंखें झुकाकर जमीन को देखा, जैसे वहां से कुछ जान रहा हो, और कहने लगा। जैसे एक सफेद सांप जंगल के जानवर पर हमला करता है, ऐसे उसने, जिसके दांत सफेद कोंपलों की तरह लचकते हैं और उसकी कोहनियों में चूड़ियां हैं और कंगन हैं, उसने मुझ पर वार किया है। पारोशनी के होंठ खुले और उसके सफेद दांत कोंपल हुए। उसने मुड़कर समरो को देखा नहीं और बाहर रास्ते पर आ गई। वो माती के पुत्रों की गट के निशानों पर पांव धरती चलने लगी। समरो मन को और मोहरों पर शक्लें बनाते हुए गुम होता था और ऐसी अजीब अजीब बातें सोचता था। फिर पारोशनी से कहता था। उसे बातें भली लगती थी। बस्ती पारोशनी के करीब आती गई। पहले छप्पर की कच्ची दीवार के साथ लेटे 3 कुत्तों ने आहट सुनकर कान खड़े किए। गले में से खुर खुर की आवाजें निकालने का इरादा किया। दुमे जमीन पर पटकी। अगली दोनों टांगों पर अपने आप को सीधा किया और फिर उसकी बास को अपना जानकर फिर से लेट गए। आज दोपहर परिंदे की सुर्ख सूखती आंखों ने उसी बस्ती को देखा था और देखा था कि दरिया के साथ सीधी दीवारों और पधरी छतों के चंद छप्पर हैं, जिनमें 2 बड़ी गलियां पहाड़ पासे से सीधी जाती थीं, और उन छप्परों के पीछे 2 छोटी और तंग गलियां हैं, और वो भी सीधी हैं, जैसे किसी बच्चे ने खरिया मिट्टी से सीधी लकीरें खींच दी हों। इन गलियों के बीच में पक्की ईंटों की नालियां थीं, पर घरों और गलियों का रंग मिट्टी था जो हर तरफ उड़ती थी। पारोशनी उस मिट्टी पर पांव धरती एक तंग गली में दाखिल हुई।
घरों और गलियों का रंग मिट्टी था, सिर्फ इसलिए कि अब के पानी बरसे देर हो गई थी। घाघरा किनारे उस बस्ती के लोग वैसे ही थे जैसे उसके किनारों पर खड़ी उन बस्तियों के लोग थे जिधर से पानी नीचे आते थे। उन बस्तियों में से सौथी, बंजोर और मिसवाल के नाम लोगों ने सुन रखे थे, पर कोई भी आज तक उधर गया नहीं था और ना ही कोई उधर से कभी इधर आया था। उनमें से एक बस्ती का नाम वयारना सुना गया था, जो सिंधु के मोइंजोदड़ो और पारोशनी किनारे के हरियोपिया जितनी ही थी, अगर उनसे बड़ी नहीं थी। ये भी सुना था कि वो लोग भी उस बस्ती की तरह बड़े पानी के आने से पहले पहले खेत खोदकर उनमें कनक, मिट्टी और कुसनब्बे वगैरह के बीज डालते थे, और जब बड़े पानी उनके खेतों पर चलकर वापस दरिया को जाते थे तो उनकी छोड़ी हुई स्याह मिट्टी की तय बीजों को गर्मी देती थी और वितर आने पर वो चांद चक्कर से पहले फूट पड़ते थे। और जब 5 से 7 चांद चक्कर पूरे होते थे तो कुसनब्बा तैयार हो जाता था, जो जानवरों के काम आता था। छठे चक्कर के बाद कनक में दाना पड़ता और 7वें पर उसे काट लेते थे। उसके फौरन बाद बाजरे का सख्त चांद बीज लगाते थे, जिस पर से अगर बड़े पानी गुजर जाएं या उस पर ठहर जाएं तो भी वो गलता सड़ता नहीं, जिंदा रहता है। कुसनब्बे के केसरी रंग के साथ वो सालू और सुलारियां रंगते, जो ब्याह पर लड़की कमर के साथ यूं बांधती कि उस पर सुर्ख धब्बे नजर न आते। बस्ती के सारे खेत सांझे थे और छप्पर अपने अपने थे, जो औरत जात के होते थे। दरिया में सरोटों से बनाए हुए तुल्ले थे जो बेहद हल्के थे, और जिसका जी चाहे वो उन पर बैठकर दरिया के बीच जाकर मछली पकड़ सकता था। पर बस्ती के लोग मछली पकड़ने वालों को अच्छा नहीं जानते थे। बस्ती के हर बासी के जिम्मे कोई ना कोई ऐसा काम होता था जिसका फायदा साझा होता था। उस बस्ती में तांबे को पिघलाने की कोई भट्टी ना थी, और जब कभी वहां से बैलों पर सवार फेरे वाले गुजरते वो उन्हें ये धात देते और उनसे खाने पीने को कुछ ले लेते। बस्ती से बाहर पकली के आवे से परे वो मैदान था जिसमें मरे हुओं के बर्तन थे। साथ में छोटे छोटे पत्थरों का एक रास्ता था, जिसका जो कोई भी ठंडा होकर हमेशा के लिए दरिया के पार चला जाता वो उसे बर्तन में रखने के बाद उस रास्ते पर एक और पत्थर रखकर घर लौटता। रास्ते के सारे पत्थर इतने थे जितने उस बस्ती में आकर जाने वाले थे। बस्ती के शुरू में लिंग का टीला था, यहीं दरिया के साथ भिक्षु टीला भी था जो अपनी जगह बदलता रहता। मिट्टी और रेत का ये ढेर सुस्त कछुए की तरह हवा के रास्ते में पड़ा सरसराता रहता, आलती फालती मारे बैठा रहता। फिर बड़े पानी के बाद हवाएं चलती और धीरे धीरे उसकी मिट्टी और रेत उठाती रहती और उन्हें रास्ते के दूसरी तरफ डालती रहती। यूं कुछ दिनों में पूरा टीला जगह बदल लेता, तभी उसे भिक्षु टीला कहते थे। एक जगह से उठता था और दूसरी जगह जाकर बैठ जाता था, अगली रुत में फिर वहीं वापस आ बैठता। इस उठक बैठक में उसकी मिट्टी और रेत घटती बढ़ती नहीं थी, उतनी ही रहती थी। लिंग के टीले पर सरसों का तेल और गेंदे के फूल पड़े रहते थे। जिस किसी ने यहाँ आना होता था वो रात को आता था और चढ़ावा चढ़ाकर चुपके से चला जाता था। बस्ती वाले सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि रुखों और जानवरों से भी बातें करते थे, क्योंकि उनमें भी तो वो सांस होता था जो अनानको ने सब में फूंका था। और पानी तो खुद बोलते थे, पर उनकी बोली सब नहीं, सिर्फ लिंग के टीले के करीब आलकस से लेटा गेरू ही समझता था। जब कभी बड़े पानियों के आने में देरी होती तो बस्ती वाले एक चंगेर में मछली और गेंदे के फूल लेकर उसके पास जाते और वो मछली खाकर और फूल सूंघते हुए दरिया में उतरता और पानियों पर मुंह रखकर कुछ कहता, फिर कान लगाकर सुनता और वापस आकर बताता कि पानियों ने ये कहा है। पर बस्ती के सारे लोग उसकी बातों को नहीं मानते थे। वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए करते थे कि उनसे पहले यही कुछ होता चला आ रहा था। दूसरी बस्तियों के बारे में उन्होंने ये भी सुना था कि उनके आसपास खेत कम हो रहे हैं और रेत आगे आ रही है। उन खेतों से परे कोई रुख ना थे, इसलिए उन्हें सूखती झील के गिर्द और डोबू मिट्टी के साथ फैले घने रुखों का बड़ा ख्याल था। उन्हें ये बात भली लगती थी कि उनके जंगल में ऐसे ऐसे जानवर थे जो किसी ने कहाँ देखे होंगे। हरनों, नेवलों और सिंहों वगैरह के अलावा वहां और भैंसें भी थीं, मगर उनके करीब जाने वाले कम ही बस्ती को लौटते थे। और ये जानवर भी बस्ती से दूर ही रहते थे, क्योंकि दरमियान में डोबू मिट्टी थी जो उनके भारी जुस्से को सहार नहीं सकती थी और उन्हें अपने अंदर गुम कर लेती थी। एक बार बर्चन और समरू ने डोबू मिट्टी में फंसी एक भैंस को वहां से निकाल लिया था और बस्ती में ले आए थे, पर उसे निकालने से पहले उन्होंने उसका गला उन्हीं रुखों के अंदर ऐसा गुमा रहता था कि उनके अंदर जाने से बदन पसीने में भीगता था और यहीं पर पारोशनी थी। घरों और गलियों का रंग मिट्टी था जो हर तरफ उड़ती थी और पारोशनी उसी मिट्टी पर पांव धरती एक तंग गली में दाखिल हुई। यहीं पर उसका घर था, उसका छप्पर था। बाहर से लगता कि बस कच्ची दीवारें हैं और उनको ढक दिया गया है। बड़े बूढ़ों ने कहा था कि घर को नजर और सूरज से बचाओ, इसीलिए रोशनी का एक चौकोर सुराख था और या फिर अंदर जाने को एक छोटा सा रास्ता। पारोशनी ऐसे रास्ते से पहले छोटे कमरे में आई
उसका घर भी बस्ती के दूसरे घरों की तरह सरोट और गारे से बना था, लेकिन एक फर्क था। उसने दीवारें खड़ी करने से पहले पकली से पक्की ठेकरियां लेकर गारे में मिला दी थी। यूं जब मैं बरसता तो दीवारें खड़ी रहती और थोड़ी बहुत मिट्टी घुल जाती। छोटे कमरे के साथ एक राहदारी थी जो पानी के कमरे में जाती थी और वहां कुआं था। पारोशनी अपने उसी कुएं के पानी को हर सवेर चखती और फिर बड़ी झंझर में भरकर बस्ती के सारे छपरों में बारी बारी आती जाती और वहां मिट्टी से बनी हुई गड़ावनी पर रखे घड़ों और झंझरों में डालती। और वहां छप्पर भी बस इतने ही थे जितनी हाथ पांव की उंगलियां होती हैं। पारोशनी पानी यूं भरती कि ये काम उसी का था। जैसे बस्ती के दूसरे बासी एक दूसरे के लिए काम करते थे, ऐसे पारोशनी के हिस्से में झंझरों और घड़ों को भरे रखना था। कुएं वाले कमरे के कोने में पक्की ईंटों का खुरा था। नहाने धोने को और उसके साथ बदन से फोक निकालने को मिट्टी की एक बैठक थी। खुरे और बैठक में से पानी और फोक को निकालने के लिए सुर्ख मिट्टी की गोल नाली थी जो बड़ी गली में जमीन के नीचे बने हुए एक गड्ढे में जाती थी। कुएं वाले कमरे में सिर्फ राहदारी आती थी और उसमें रोशनी के लिए कोई सुराख ना था। यहां पहुंचकर पारोशनी की आंखें देर तक देखती नहीं और तब जाकर नीम स्याही में उन्हें मुंडेर पर रखा बोका और उससे बंधी हुई सिल्मा की रस्सी दिखाई दी। पारोशनी के बदन के रुएं पानी की नजदीकी को सूंघते थे। उसका सारा जुस्सा थरथराया। उसने दोनों हाथों से बोका उठाया तो जान लिया कि उसमें पानी है, और वो हमेशा उस कमरे से जाने से पहले एक बोका पानी निकालकर मुंडेर पर रखती थी। उसके हाथ ऊपर हुए। उसने बोका मुंह से लगाया तो कुछ ठंडा पानी गले में बहा और कुछ उसकी बाँछों से निकलकर फर्श को गीला करता चला गया। उसने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। जहां पानी ने उसे ठंडक दी वहां उसे पेट के खाली होने का एहसास भी हुआ। उसे शाम के लिए कुछ अन्न पानी करना था। वो छोटे कमरे में वापस हुई जहां एक कोने में कनक से भरी हुई कलोटी थी। उसने कलोटी में हाथ डाला तो उसकी उंगलियां कनक पर रखी पत्थर की टोपी पर ठहर गईं जो कनक के मापने के काम आती थी। उसने यहां से टोपी भर कनक निकाली और फिर दोनों कमरों के दरमियान में उस खुली जगह पर आ गई जहां से उसे आसमान दिखाई देता था। उसने ऊपर देखा। शायद वो जो मरने के लिए आया था उसने भी ऊपर से मेरे छप्पर को देखा था। इस वेहड़े के आधे हिस्से पर छांव के लिए छप्पर पड़ा हुआ था और दूसरे हिस्से में एक जानिब एक बड़े पाटों वाली चक्की थी। उसके साथ एक उखली थी जिसके कोने में मूंगली धरी थी। यूं तो सभी लोग एक ही बार कई दिनों के लिए आटा पीस कर रख लेते थे, लेकिन पारोशनी इस बारे में बड़ी वहमी थी। वो अपने खाने को हर रोज आटा पीसती और कहती कि पुराने आटे की रोटी का स्वाद तो जानवरों के लिए है, और वैसे भी जिन दिनों बड़े पानियों ने आना होता है उन दिनों आटे में सुसरी और कीड़ा बनने लगता है। पहले तो वो चक्की की तरफ गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने ओखली में फूंक मारकर कनक उसमें उंडेल दी। कभी कभार जब वो बारीक आटे की रोटी बनाना चाहती थी तो चक्की को छोड़कर उसे ओखली में जी भर के कूट लेती, पर यह सिर्फ उन दिनों में होता जब वो रुखों की तरफ जाती, झील से होकर आती। उन दिनों उसके अंदर चैन कम होता था और उसके बाजू और टांगे जैसे पथराने लगते। तब वो ओखली में कनक डालकर उसे मूंगली से खूब कूटती और हल्की हो जाती। आज भी उसने कोने में धरी लकड़ी की मूंगली को दोनों हाथों से थामकर ऊपर उठाया ताकि कनक कूट सके। उसने मूंगली थामकर सर के ऊपर तक उठाई और फिर पूरे जोर से ओखली में पड़ी कनक पर दे मारी। कनक के चंद दाने ओखली में से निकलकर उसकी टांगों पर तेज कांटों की तरह लगे। वो मूंगली को खास ठहराव के बाद उठाती, उसे सर से ऊपर ले जाने के दौरान एक गहरा सांस अंदर को खींचती और फिर नीचे लाते हुए मुंह से सांस निकालती। मूंगली कनक पर पड़ती तो एक गहरी धम की आवाज पैदा होती और यूं मूंगली की धम और उसके सांसों की आवाज मिलकर एक ऐसा सुर बनाते जो बस्ती से बाहर होकर रुखों तक पहुंचती और बताती कि यह पारोशनी है जो शाम की रोटी के लिए कनक कूटती है। उस सांसों की आवाज और धम में एक आवाज और भी थी जो बाहर नहीं जाती थी, सिर्फ अंदर सुनाई देती थी, और ये खनक थी, उसकी कोहनियों तक चढ़े हुए कंगनों की खनक। वो मूंगली उठाती तो कंगन खन खन कोहनियों पर गिरते और उसे कनक पर मारती तो कलाइयों पर उनका उभार गिरने लगता। उनकी खनक उसे परेशान करती थी। थोड़ी देर के बाद उसने आधे कंगन उतार दिए। खनक कम तो हुई पर अभी थी। वो घाघरा की बेटी थी और उसे माती ने पाला था। उसे पता नहीं था पर उसने सुन रखा था कैसा है। माती का घर वाला जब पानियों के पार हुआ और यम के कुत्ते उसे उठाकर ले गए तो माती पानियों से बातें करने के लिए 7 दिन और 7 रात घाघरा के किनारे बैठी रही। 7वीं रात उसने सरोटों में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वो उसे उठाकर घर ले आई और कहा, पानी जो जिंदा होते हैं उन्होंने उसे जन्म दिया है और अब इसे मैं पालूंगी। उसका नाम एक राहगीर ने रखा था जो कहता था कि हरियूपी एक बस्ती है जो पारोशनी दरिया के किनारे है, और चूंकि उसे दरिया ने जन्म दिया है इसलिए इसे पारोशनी कहो। उसको माती ने पाला था। वो बड़ी हो गई और जब वो इतनी बड़ी हो गई कि अपना काम काज खुद कर सके तो उसने अपने हाथों से घर बनाया और माती से अलग हो गई। एक ही छप्पर तले 4 जवान जो उससे सुख से नहीं सो सकते। अब वो बस्ती का एक अंग थी जिसके जिम्मे सवेरे सवेरे पानी भरना था और अपने हिस्से की जमीन खोदकर उसमें बीज डालना था और बड़े पानी की राह देखना था, सबकी तरह। पर इस बार बात और थी। सिर्फ वो जानती थी कि पानी आ रहे हैं और बाकी लोग राह देख रहे थे। वर्चन के माँ बाप भी कब के रुखों के अंदर जा चुके थे और उसने उन्हें एक बार देखा भी था। उन्हें तो नहीं पर उनके पिंजरों को।
जब कोई बूढ़ा होता था और उसके हाथ पर जवाब देने लगते थे तो जिसे सूझबूझ होती थी वो जान जाता था कि अब उसे ये बस्ती और ये सब कुछ छोड़ना है। अनगिनत दिनों और रातों के बोझ ने उसके जुस्से को फूंक कर रख दिया है और उसे जाना है। और ऐसे लोग किसी रात अपनी सरोट की चटाइयों से उठकर चुपचाप रुखों में चले जाते थे और फिर वहीं रह जाते थे। और जो नहीं जाते थे या जिनको यम कुत्ते ठंडा कर देते थे उनके लिए पकली बड़े मर्तबान बनाती थी, जिनमें डालकर उन्हें जमीन में रख दिया जाता था। और यूं वरचन भी पारोशनी जैसा था, ना कोई आगे और ना कोई पीछे। और समरो वो भी वरचन था और वरचन समरो था। धम धम की आवाज आ रही थी। उसे यूं लगा जैसे बाकी जो आधे कंगन रह गए हैं उनकी खनक बढ़ती जा रही है, उसके माथे पर लगती है और बहुत शोर है। उसका सारा बदन पसीने में नहाता था। वो जहां खड़ी थी उसके पांव से पसीना गिरता था और जमीन में, प्यासी जमीन में गुम होता था। वो जब भी मोंगली को नीचे लाकर कनक पर मारती तो पसीने के छींटे उसके बदन से उड़ते। शाम गहरी हो चली थी। कंगनों की खनक अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसने मोंगली रखकर बाकी कंगन भी उतार दिए जो पसीने की वजह से फिसलते हुए आसानी से उतर गए। अब खनक खत्म हुई। सिर्फ धम की आवाज थी और सांसों का शोर, और कोई शोर ना था। जो कुछ पहन लो, जितना पहन लो, इतना ज्यादा शोर। कंगन बंधन है, बंदा जो आपो आप पहनता है अपनी मर्जी से। एक कंगन वरचन है, दूसरा समरो है, तीसरा वो चीजें जो बदन मांगता है, चौथा अच्छी फसल, पांचवा उन चीजों की आस जिनके बगैर गुजारा हो जाता है पर जिनके लिए जी करता है। और ये सारे कंगन मिल मिला के बाजू भर देते हैं और भार होते हैं और खनकते रहते हैं और शोर करते हैं। जितने कम होंगे शोर भी कम होगा, ना होंगे तो सुख होगा, शोर ना होगा। पर बंदा कौन सा कंगन उतारे? पारोशनी का पसीने में भीगा हुआ सा जुस्सा बस्ती में उतरी हुई शाम में बहुत देर तक दिखाई देता रहा।